हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंजीत ह्यूमनिटीज पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्टिव का सीरीज कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव का सीरीज ऐसा नहीं कि सैम्पल पेपर में सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव ही करेंगे। सैम्पल पेपर में हम लोग सारी चीज़ें सॉल्व करने वाले हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हमारे चैनल पर हमने एक ही वीडियो में पूरे मैप को हमने कर रखा। तो पूरा जो जितने भी मैप का सिलेबस है, एक वीडियो से आपके 5 नंबर आ जाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा करके उसको प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। देखिए दोस्तों, हम लोग को जो प्रिपरेशन करनी है ना, वो पूरा ओवरऑल प्रिपरेशन 1 अप्रैल से पहले पूरा डेडिकेशन वे में करना है। तो इसमें हमने प्लानिंग ये कर रखा है कि जो 21 ऑब्जेक्टिव है, तो 21 आउट ऑफ 21 गेन करने के लिए नियर अबाउट 30 सैम्पल पेपर का जो ऑब्जेक्टिव है आपको पहले करा दूंगा। उसके साथ साथ में ही मैं एक सीरीज और लॉन्च कर किया हूँ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का है। तो उसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स कंप्लीट कर लिया है। उसका एक पार्ट और आने वाला है। तो 12 चैप्टर के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं 5 साल के, उसको मैं इसमें वीडियो में अपलोड कर दूंगा। विद इन द 10 to 15 डेज के अंदर ही मैं उसको अपलोड कर दूंगा। और उसके साथ हम लोग सैम्पल पेपर ऑब्जेक्टिव सेक्शन को चल रहा है, उसको भी हम लोग चलाते रहेंगे। इसके साथ साथ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जो सैम्पल पेपर का है। तो चीज़ों को आप बने रहिए। अगर आपका कोई और सजेशन हो, किसी में डाउट हो, शॉर्ट वीडियो देखना हो या कुछ भी कोई ऐसा प्रॉब्लम्स हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी या व्हाट्सअप आईडी पड़ा होगा, उससे भी आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो बने रहिए चैनल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड सैम्पल पेपर। फर्स्ट सैम्पल पेपर हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। अगर आप उसको नहीं देखे हो तो पहले आप जा करके उसको देख लो, ठीक है। सेकंड सैम्पल पेपर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द मौर्यन इकोनॉमी। मौर्यन इकोनॉमी की बात हो रही है। कभी भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए तो सबसे पहले जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको आप मार्क कर दीजिए। मौर्यन इकोनॉमी अंडर द अशोका एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द स्टेट रोल। स्टेट का क्या रोल था इकोनॉमी में, अब इस तरीके से आपने मार्क कर दिया। स्टेट का क्या रोल था इकोनॉमी में। तो सबसे पहले क्या है, द मौर्यन इकोनॉमी अंडर अशोका रिलाइड एंटायरली ऑन ए बार्टर सिस्टम। एंटायरली ऑन ए बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है। उस समय तो क्वाइन आ गया था। कौन सी क्वाइन थी उस टाइम पे? पंचमार्क क्वाइन थी। अब पंचमार्क क्वाइन क्या होती है, आपको पता है पंचमार्क क्वाइन बिल्कुल, कि किसी भी चीज़ को, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सिंबल लेकर के हम उसमें पंच कर दिए तो वो पंचमार्क क्वाइन था। फर्स्ट क्वाइन हमारी पंचमार्क क्वाइन है। तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम है तो इसलिए गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है द मौर्यन स्टेट इम्पोज हाई टैक्स। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके का अगर चीज़ें आती हैं, हाई टैक्स, बर्डन टैक्स, तो इस तरीके कितना बर्डन, तो हाई टैक्स तो कोई भी रूलर नहीं कर पाएगा एक समय तक। तो इम्पोज हाई टैक्स एंड लिखा हुआ डिड नॉट इंटरफेरेंस द विथ ट्रेड और रेगुलेट। क्यों इंटरफेयर नहीं करेगा ट्रेड में कोई किंग और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो ये ऑप्शन भी हमारा पूरा का पूरा गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है द मौर्यन इकोनॉमी अंडर अशोका फीचर्ड ए वेल रेगुलेटेड ट्रेड सिस्टम। वेरी गुड। विथ द स्टेट कंट्रोल ओवर द वेट एंड मेजर। वेट और मेजर पे बिल्कुल कंट्रोल होगा किसी भी स्टेट का। इंश्योरिंग द फेयरनेस इन ट्रेड, बिल्कुल सही। ये वाला ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, सेकंड वाले पे हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है टू विच टेक्स्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा एंड ड्यूटीज। धर्म की बात एंड ड्यूटीज की बात। ड्यूटीज की बात जो अकॉर्डिंग टू वर्ण था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राज, किसकी वर्ण की कौन सी ड्यूटीज थी, तो ये सारी चीज़ों के बारे में कौन सी बुक में लिखी हुई है। तो सबसे पहले ऋग्वेदा में, अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में, रामायणा में। बिल्कुल नहीं, मनुस्मृति में लिखी हुई है सारी चीज़ें, मनुस्मृति में, ठीक है। एक क्वेश्चन और इससे पूछता है, मैंने कई बार देखा है 12th में, मनुस्मृति को कब कंपाइल किया गया। तो 200 BC टू 200 CE में इसको कंपाइल किया गया था। ये भी क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करते रहिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। इसमें आप कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है ना, तो आप असर्शन पढ़ने के बाद से अपने माइंड में बोलिए क्योंकि, या तो क्योंकि नहीं तो आप इंग्लिश में बोलिए कॉज, रीजन। जब दोनों के दोनों मैच कर गए तो ए, नहीं मैच किया तो बी, और एक अगर गलत है तो फिर तो ईजी हो जाता है। तो ठीक, चलते हैं। द स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म इन एंसेंट इंडिया लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यूमरस स्तूपा एंड बिहार अक्रॉस द रीजन।
बुद्धिज्म में जो बुद्धिज्म का जो पार्ट है उसमें वो इस्टेब्लिश करते थे स्तूपा, न्यूमरस स्तूपा और विलेज बिहार ये सारी जगह पे रीजन टू रीजन पे स्तूपाज बनाते थे। क्यों? क्योंकि स्तूपाज वर कंस्ट्रक्टेड द बरियल माउंट्स। बरियल माउंट्स मतलब वो बरियल माउंट पे थे क्या? क्या उनके जो अरे बुद्ध भगवान के जो अवशेष थे उनके ऊपर थे क्या? जो उनके रिलेसेस हैं उनके ऊपर थे क्या? ये बिल्कुल सही बात है। अकॉर्डिंग टू अशोकावदान बुक जो है उसमें लिखा हुआ है कि अशोक ने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट कराया हुआ था हर जगह पर। तो बिल्कुल चीज़ दोनों के दोनों करेक्ट आंसर हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग समझ लीजिए इस चीज़ को। अशोक ने क्या, अशोकावदान बुक में लिखा हुआ है कि अशोक ने क्या किया था, बुद्ध के जो बॉडी का पार्ट था जो उसको कट करके हर जगह स्तूपा के नीचे उन्होंने इस्टेब्लिश करवा रखा है। तो ए एंड बी दोनों सही है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उस एक्सर्शन का। ओके, फोर्थ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इब्न बतूता अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इब्न बतूता के अकाउंट से करेक्ट ऑप्शन हमको चूज करके बताना है। तो इब्न बतूता ऑब्जर्व द, सबसे पहले इब्न बतूता के बारे में कुछ बता दूं आपको। इब्न बतूता जो था 1336 में आया था दिल्ली सल्तनत में। उस समय था मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आते हैं, इनको काजी यानी कि जज बनाया जाता है 1.5 ईयर से। उसके बाद इनको चाइना भेजा जाता है। तो ये इनकी स्टोरी है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इब्न बतूता ऑब्जर्व द यूज ऑफ द बीटल लिव्स बाय पीपल इन इंडिया। बिल्कुल सही। पान के बारे में बताते हैं कि कैसे इंडिया के लोग पानों के शौकीन थे, बताएं। बीटल लिव्स के बारे में बताएं इन्होंने। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ही एडमायर्ड द स्ट्रिक्ट कॉशन। देखिए, मैंने आप लोग को हमेशा बोला है पिछले वीडियो में कि कहीं पे भी स्ट्रिक्ट आ जाए, ओनली आ जाए, ऑलवेज आ जाए, तो आप उसको क्या करिए, तुरंत कट कर दीजिए उस ऑप्शन को। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास से निकल गया, यानी कि एलिमिनेशन मेथड लगाया तो हमने डी खत्म, सी खत्म एंड ए खत्म, बाकी बचा है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन, इस तरीके का जब मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है वो बहुत ही इजी टॉपिक हो जाता है। यहाँ पर अगर आपको एक भी पता रहेगा तो आपको मिल जाएगा। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए मुझे कबीर दास के बारे में पता है कि वो बनारस में पैदा हुए थे। वो अगेंस्ट से, आपको पता है, निर्गुण भक्ति के करते थे। तो निर्गुण भक्ति वाले जो लोग थे वो अगेंस्ट थे कास्टिज्म के। तो देखते हैं ऑप्शन निकलता है क्या। कबीर दास क्रिटिसाइज द कास्ट एंड द रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखिए आपको मिल गया क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम। ओके, तो यहाँ से हम अब देखें ए का किसमें 4 है, तो ए का 4 केवल बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन हमारा निकल कर कैंसर आ जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं एक बार और। मीराबाई, तो आपको पता है कि मीराबाई कृष्ण की दीवानी थी, बिल्कुल सही बात। गुरु नानक जी, गुरु नानक जी को कौन नहीं जानता है, फाउंडर ऑफ सिखिज्म। एंड तुकाराम, महाराष्ट्र के, कंपोज्ड ऑफ द अवंगा। ओके, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता करना है। ठीक है, तो इट इज ए फेमस मोन्यूमेंट इन द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर को किसने स्टैब्लिश किया था? हरिहर एंड बुक्का ने। हरिहर एंड बुक्का किस डायनेस्टी के थे? संगमा डायनेस्टी के। विजयनगर एम्पायर के सबसे लास्ट डायनेस्टी कौन थी? अरविडू डायनेस्टी। विजयनगर एम्पायर के सबसे पावरफुल रूलर कौन हुए? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय किस डायनेस्टी के थे? तो तुलु डायनेस्टी के। ये सारे कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले, इट इज द फेमस मोन्यूमेंट इन द विजयनगर एम्पायर। यहाँ से हमें कुछ नहीं पता चल रहा है क्या इसके बारे में बात हो रही है। नोन एज इट्स लोटस शेप्ड आर्चेस। लोटस शेप्ड की बात हो रही है। इट शोज द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस। यहाँ पर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस देखा जाता है। और इट सर्व्ड एज अ रिसेशनल एंड द पॉसिबली सेरेमनी हॉल। अब यहाँ पे लोटस शेप से हम लोगों ने मार्क कर दिया लोटस मॉल। 6 का डी, लोटस मॉल। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मुगल एम्परर। उस मुगल एम्परर का आप नाम बताओ डिपिक्टेड इन द इमेज। इमेज को देख करके। नोज इज द डेक्कन कैंपेन। डेक्कन की तरफ से एक ही तो गया ही था, वो था औरंगजेब। कहाँ है औरंगजेब भैया? औरंगजेब कहाँ है इनमें? तो औरंगजेब को हमने मार्क कर दिया, ये हमारे औरंगजेब हो गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। आपको पता है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जी ने, ब्रिटेन के थे, बंगाल में उन्होंने क्या किया था? परमानेंट सेटलमेंट लॉन्च कर दिया था। जमींदार को उन्होंने हेरिडेटरी ऑनर बना करके उसके बाद से वो लैंड को रेवेन्यू कलेक्ट करवाते थे। तो यहाँ पर देखिए
क्या ऑप्शन है, ऑप्शन से हम लोग निकालते हैं। इट प्रोवाइड द लैंड राइट डायरेक्टली टू द पीजेंट, पीजेंट को तो डायरेक्टली दिया ही नहीं, दिया तो जमींदार को, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है जमींदार बिकम ए हेरिडेटरी ऑनर ऑफ लैंड विद ए फिक्स्ड रेवेन्यू ऑब्लिगेशन। अभी मैंने तुरंत थोड़ी देर पहले ही बताया ये कि जमींदार को ऑनरशिप दे दी और उसके बाद से वो लोग टैक्स को कलेक्ट करते थे, बिल्कुल सही। तो 8 का बी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द 1857 रिवॉल्ट। 1857 रिवॉल्ट हमारे जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, जिसमें नाना साहब लड़े थे, कुंवर साहब बिहार से लड़े थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ी थी, बहादुर शाह जफर दिल्ली से थे। इस जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बारे में पूछ रहा है। तो द रिवॉल्ट स्टार्ट इन द मेरठ एंड क्विकली स्प्रेड टू डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। तो क्विकली लिखा हुआ है, चलिए इसको मैं होल्ड रखता हूँ, बाकी दूसरा लिखते हैं। मेनी रूलर्स ज्वाइन द रिवॉल्ट एज दे अपोज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, दूसरा पढ़ लिया हम लोगों ने। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से मेनी रूलर्स ज्वाइन द रिवॉल्ट एज दे अपोज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। द रिवॉल्ट लेड डायरेक्टली टू इंडिया गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। देखिए दोस्तों, थर्ड ऑप्शन हमारा जो है द रिवॉल्ट लेड डायरेक्टली टू इंडिया गेनिंग इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पर इंडिया की उसमें इंडिपेंडेंस की बात तो थी ही नहीं, सबसे पहली बात तो वहाँ पे इंडिया की बात नहीं थी। कहीं पे नवाब अलग डिवाइडेड थे, कहीं पे असम को अलग रूलर रूल करते थे, कहीं पे साउथ में अलग रूलर रूल करते थे, तो पूरे इंडिया की तो बात ही नहीं थी। तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा कि इंडिया गेनिंग इंडिपेंडेंस, ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी सही है, इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए वो नहीं रिवॉल्ट था। कुछ लोग हिस्टोरियन मानते हैं कि ये रिवॉल्ट था इंडिपेंडेंस के लिए, लेकिन उस समय इंडिया के कुछ वो नहीं था, इंडिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इंडिया तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया के नाम की चीज़ नहीं थी, इंडिया था ही नहीं, इंडिया उसके बाद नहीं बना है, इंडिया उस समय पर था। लेकिन समझिए बात को, मेरे कहने का मतलब ये है कि इंडिया उस समय यूनाइटेड नहीं था, एक तरीके से पूरी तरीके से ब्रेक पार्ट में था, काफ़ी पार्ट में टूटा हुआ था। जैसे लखनऊ में कोई और रूलर हो गया, साउथ में कोई और रूलर हो गया, तो एक यूनाइटेड इंडिया की हम लोग बात नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे। तो इंडिया गेनिंग इंडिपेंडेंस ये रॉन्ग हो जाएगा पूरा स्टेटमेंट, ठीक है। इफ यू आर स्टडिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी आइडियाज ऑन रूरल इंडिया, महात्मा गांधी के रूरल इंडिया पे क्या थॉट थे, इसके बारे में क्वेश्चन है। इंक्लूडिंग इज प्रमोशन ऑफ विलेज सेल्फ रिलायंस एंड एम्पावरमेंट, वो क्या बोलते थे, विलेज को क्या होना है, सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर होना है और एम्पावरमेंट होना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज वुड प्रोवाइडेड द मोस्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ओके, अब यहां पर देखिए कि कौन सा ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में बताता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑन द इंडियन ट्रेड एक्टिविटीज, ब्रिटिश के रिपोर्ट से महात्मा गांधी के थॉट का क्या मतलब है। यहाँ पर महात्मा गांधी के विलेज सेल्फ रिलायंस एंड एम्पावरमेंट के बारे में कौन से सोर्स जो है प्रोवाइड कराते हैं कि नॉलेज आपको, ठीक है। गांधी जी स्पीच एंड द राइटिंग ऑन विलेज सेल्फ रिलायंस एंड रूरल इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है, उनकी स्पीच और राइटिंग से ही तुम्हें पता चला कि वो विलेज के बारे में क्या सोचते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया। ओके, तो यहाँ पर मैंने बोला ना मैच द फॉलोइंग में आपको अगर एक भी पता है तो पता चल जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोगों को पता है कि किसके थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो ए का हम लगा दिया 1 से। ओके, राजेंद्र प्रसाद के बारे में पता है कि वो प्रेसिडेंट थे। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, 13 दिसंबर की 12 दिसंबर 1946 को उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर के आए थे। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का तो 4 बचा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरीज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्बन प्लानिंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन रिवीलिंग एडवांस इंजीनियरिंग स्किल। जब यहाँ पर एडवांस इंजीनियरिंग स्किल की बात हो रही है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, और किसकी कौन सी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग करनी है, अर्बन प्लानिंग की। तो अर्बन प्लानिंग में आपको पता है ना ग्रिड पैटर्न पे बना हुआ था, वही पूरा का पूरा एक एडवांस इंजीनियरिंग स्किल था उस टाइम पे। तो द डिस्कवरी ऑफ ए ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट लेआउट इन द हड़प्पन सिटीज, ये ऑप्शन आपका पूरा का पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। ग्रिड पैटर्न जो था वो काफ़ी टेक्निकल था और काफ़ी ज़्यादा एडवांस बनाता था पूरे पूरे अर्बन स्ट्रक्चर को। ओके, हाउ डिड अशोका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। हाउ डिड अशोका इंस्क्रिप्शन कंट्रीब्यूट टू हिज पॉलिसी ऑफ धम्मा, सेलेक्ट द बेस्ट
सुटेबल ऑप्शन। ओके, तो अशोका की इंस्क्रिप्शन कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं उसके पॉलिसी ऑफ धम्मा को। तो उनके जो धम्मा की जो पॉलिसी थी, मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि जो धम्मा की पॉलिसी थी वो जैसे एक बुद्धिज्म का पाथ था, और लेकिन एक केवल इसको बुद्धिज्म से आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो, वो सारे रिलीजन को एक जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको इन्होंने बोला कि धम्मा है, लेकिन मेनली इसमें इन्फ्लुएंस बौद्धिज्म का ही था। उसमें मेनली अच्छी अच्छी बातों को इंस्क्रिप्शन पे नोट डाउन करा देते थे, और रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 अपने सोसाइटी के जो लोग रहते थे उनके लिए बना देते थे। ठीक है, तो अच्छी अच्छी बात है, जैसे आपको अपने एल्डर सिटीजन के बारे में हेल्प करनी है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता लिखा होता था। तो देखते हैं धम्मा का क्या इंस्क्रिप्शन की वो था। बाय प्रमोटिंग द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, मिलिट्री तो था ही नहीं, बिल्कुल गलत। बाय डॉक्यूमेंटिंग द रिलीजन फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल कहाँ पे, ये तो अच्छी अच्छी बातें लिखवाते थे, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। बाय डिसिमिनेटिंग मैसेज टू ऑफ टॉलरेंस एंड द नॉन वायलेंस, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। सी ऑप्शन जो है वो सही हो गया, बिल्कुल सही। नॉन वायलेंस को प्रमोट करते थे, अच्छी अच्छी बातों को प्रमोट करते थे कि आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है, किसी एनिमल को किल नहीं करना, यही सब बातें लिखी होती थी उसमें। व्हाट इनसाइड टू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इनसाइड डू द धर्मशास्त्र सच एज मनुस्मृति प्रोवाइड अबाउट द सोशल हायरार्की इन अर्ली इंडियन सोसाइटी, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको मनुस्मृति में बताना है कि मनुस्मृति प्रोवाइड अबाउट द सोशल हायरार्की, सोशल हायरार्की के बारे में मनुस्मृति का क्या थॉट था इन अर्ली इंडियन सोसाइटी। तो आपको पता है कि मनुस्मृति जो था उसमें वुमेन का क्या कंडीशन है इसके बारे में लिखा हुआ था। अकॉर्डिंग टू वर्णा कौन कौन किसका क्या क्या वर्क है उसके बारे में लिखा हुआ था। चंडाल के बारे में, सब चीज़ के बारे में मनुस्मृति में उस समय लिखा हुआ था। एक तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट था सोसाइटी के लिए। तो पढ़ते हैं ऑप्शन। दे प्रमोटेड इक्वलिटी, नहीं, इक्वलिटी तो प्रमोट नहीं करते थे, ये तो डिवाइड की बात करते थे। दे एडवोकेटेड फॉर द स्ट्रिक्ट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच वर्ण, हाँ बिल्कुल सही बात है। सारे वर्ण के लिए वो स्ट्रिक्ट रूल लगा रखे थे कि जो वर्ण का है वो उसी वर्ण में काम करेगा। ओके, तो 14th का बी। अब आ जाते हैं हम लोग 15th क्वेश्चन पे। कंपेयर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया एंड इट्स स्प्रेड इन द सेंट्रल एशिया। जैसा कि आपको पता है बुद्धिज्म एशिया में भी फैला, इंडिया में भी फैला, साउथ में इंडिया के श्रीलंका में भी गया, सेंट्रल एशिया में भी गया, कई जगह पे बौद्धिज्म गया। और आपको पता है अशोक ने अपने बेटे राहुल और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्धिज्म को एक्सपेंड करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। चूज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, कैसे बौद्धिज्म स्प्रेड किया इसके बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं कि बौद्धिज्म जो था वो इंडिया से स्प्रेड करके सेंट्रल एशिया कैसे गया। तो बौद्धिज्म स्प्रेड क्विकली इन इंडिया बट मिनिमल इन्फ्लुएंस इन द सेंट्रल एशिया। आपको पता है ना, क्विकली तो कुछ नहीं फैल सकता, तो बौद्धिज्म कैसे क्विकली फैल जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे तो हिंदुज्म था, वैदिक ट्रेडिशन था। हालांकि बौद्धिज्म भी हिंदुज्म का पार्ट है, लेकिन उसमें वैदिक ट्रेडिशन ज़्यादा हावी था, तो क्विकली तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्विकली आया हुआ है। देखिए मैंने पहले ही बताया, इस तरह के स्ट्रिक्ट वर्ड आते हैं, स्ट्रिक्ट हो गया, क्विकली, ऑलवेज, ऑल, इस तरह के वर्ड आते हैं तो तुरंत उसको क्रॉस कर दीजिए, वो नहीं सही होगा। बुद्धिज्म वॉज द प्रैक्टिसेड मेनली बाय मॉन्क्स इन इंडिया, केवल मॉन्क्स ही उसको प्रैक्टिस करते थे क्या, बौद्धिज्म को। बट द जनरल पॉपुलेशन इन सेंट्रल एशिया, और जनरल पॉपुलेशन जो थी सेंट्रल एशिया की वो करती थी, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, जनरल लोग भी करते थे। इनफैक्ट अशोका को भी इन्फ्लुएंस था उसमें, अशोका ने भी अडॉप्ट किया था बौद्धिज्म, और अशोका तो मॉन्क्स था ही नहीं, तो बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन की बात करते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर द ट्रांसलेटेड ऑन द लोकल लैंग्वेज इन इंडिया बट नॉट इन सेंट्रल एशिया। क्या इंडिया में ही लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो रहा था क्या बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। तो क्या इंडिया में ही ट्रांसलेट हुए थे, सेंट्रल एशिया में नहीं हुए थे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों, सेंट्रल एशिया से कोई दुश्मनी तो नहीं। तो ये थर्ड ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन, इन बोथ रीजन बुद्धिज्म स्प्रेड थ्रू द सपोर्ट ऑफ लोकल रूलर एंड मर्चेंट, बिल्कुल सही। रॉयल पैट्रोनेज अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो लोकल रूलर एंड मर्चेंट जो थे उन्होंने क्या किया था, सबसे ज़्यादा बौद्धिज्म को स्प्रेड किया था। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why did the Alberuni observation about Indian society hold significant value for historians? Okay, choose the best suitable option from the following. अल्बरूनी के बारे में आया, 973 में बॉर्न होते हैं, ख्वारिज्म में, उज्बेकिस्तान का पार्ट है, इंडिया में 1017 में आते हैं। इंडियन सोसाइटी के बारे में उन्होंने क्या, उनका वो था, ठीक है,
और वैल्यू फॉर हिस्टोरियंस के बारे में उनका वो क्या था, इसके बारे में हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए अल-बरूनी को मैंने पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। ये कास्ट सिस्टम को एनालिसिस करते थे और इसका कंपेयर करते थे, जो इस्लामिक वर्ल्ड है उससे कंपेयर करते थे। और वहाँ पर भी उन्होंने 4 सेक्शन बताया था, यहाँ पर भी उन्होंने 4 सेक्शन बताया। तो 4 सेक्शन को 4 सेक्शन से वो कंपेयर करते थे। तो अब हम लोग इसमें ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में ही डॉक्यूमेंटेड द डेली लाइफ ऑफ इंडियन किंग। डेली लाइफ इंडियन किंग के बारे में तो उन्होंने लिखा ही नहीं है, इसके बारे में तो इब्न बतूता ने लिखा है। He stated the caste system in detail and provided comparative analysis with the Islamic society। बिल्कुल सही, पर्सिया से ये कंपेयर करता था इंडियन सोसाइटी को, और पर्सिया की सोसाइटी को क्या बताता था, बेटर बताता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अकॉर्डिंग टू वर्क था और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बर्थ था, ये रीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिगार्डिंग द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट इन इंडिया। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। भक्ति मूवमेंट जो था कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, अराइवल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन इंडिया। अराइवल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन इंडिया, ठीक है। राइज ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन तमिलनाडु। देखिए थर्ड ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, जो कंपोजिशन ऑफ द कबीर दोहाज। देखिए कबीरदास के बाद गुरु नानक आते हैं, तो 3 और 4 एक साथ होना चाहिए। तो किस में है, 3 और 4 एक साथ। देखिए ए ऑप्शन में 3 और 4 एक साथ है, मतलब पहले 3 फिर 4। लेकिन अब हमें फर्स्ट और सेकंड में देखना है कि कौन सा पहले हुआ है, क्योंकि देखिए राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट तो एक बड़ा पार्ट हो गया ना। तो सबसे पहले वो कहाँ पर राइज हुआ था, तो बिल्कुल सही, तमिलनाडु में हुआ था। तो सबसे पहले कौन होगा, सेकंड होगा राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट इन तमिलनाडु, फिर फर्स्ट होगा अराइवल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन इंडिया, फिर कबीर दास, उसके बाद से नानक, यानी कि 2 1 3 4, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर हो चाहे कोई भी एम्पायर हो, ओके, उसमें कौन से टैक्स सबसे मेन होंगे। उस समय तो अंबानी का शोरूम चल नहीं रहा था, रिलायंस नहीं चल रहा था, टाटा बाटा कुछ नहीं था, मेनली एग्रीकल्चर से था। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 18 का ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच द करना है, एक को मीन दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द टाइटल्स एंड लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल इन द मुगल एम्पायर। तो जागीरदार बोलते हैं रेवेन्यू असाइनमेंट ऑफ होल्डर को। तो जमींदार किसको बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। टैक्स कलेक्टर को बोलते हैं, और क्या, ठीक है। तो टैक्स कलेक्टर जो होते हैं, टैक्स को जो कलेक्ट करते हैं, तो लोकल लेवल पर रेवेन्यू, देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, टैक्स कलेक्टर ऑन ट्रेड रूट, नहीं लोकल रेवेन्यू कलेक्टर, तो सी ऑप्शन होगा। लोकली वो पीजेंट से लाकर के रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ए ऑप्शन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टैक्स कलेक्टर ऑन द ट्रेड रूट्स, इससे नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइडेंटिफाई द सिस्टम विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। देखिए 2 ही सिस्टम तो आया था ब्रिटिश का, एक तो परमानेंट सेटलमेंट और एक रैयतवाड़ी सेटलमेंट। महालवाड़ी सेटलमेंट है लेकिन ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बहुत ज़्यादा। इक्ता सिस्टम भी है, इक्ता सिस्टम मुगल्स का है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है अब हम लोग पढ़ते हैं जरा। मुगल की बात हो रही है कि ब्रिटिशर्स की बात हो रही है, और ब्रिटिशर्स की अगर बात हो रही है तो परमानेंट सेटलमेंट की बात हो रही है कि रैयतवाड़ी की बात हो रही है, ठीक है। देखिए परमानेंट सेटलमेंट नॉर्थ इंडिया में आया था, रैयतवाड़ी सेटलमेंट साउथ इंडिया में आया था। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में लॉन्च किया था। रैयतवाड़ी सेटलमेंट साउथ डेक्कन में आया हुआ था, टॉमस मुनरो ने लॉन्च किया था इसको। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, अब आपका आंसर निकल आएगा। इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश दिस सिस्टम इन्वॉल्व्ड रेवेन्यू कलेक्शन डायरेक्टली फ्रॉम इंडिविजुअल पीजेंट्स। ब्रिटिश इंडिविजुअल पेजेंट, देखिए परमानेंट सेटलमेंट में जो था वो जमींदार को ही ऑनर बनाया गया था। जमींदार से क्या किया जाता था, टैक्स लैंड लोकल रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया जाता था जमींदार से, ओके। तो यहाँ पर इंडिविजुअल की बात हो रही है, मतलब पीजेंट टू पीजेंट से क्या कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये परमानेंट सेटलमेंट का तो पार्ट नहीं है, इंडिविजुअल वाला। वहाँ पे तो जमींदार ही सबका टैक्स कलेक्ट करके ले जा करके जमा कर देता था। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको डेडिकेटेड वे में ऑब्जेक्टिव को एनालिसिस करना सीखना है, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव का मैं एनालिसिस करने में थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ तो आपका कई ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल पीजेंट, ओके। सेकेंड ऑप्शन है, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड प्राइमरली इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब मैंने आपको पहले ही बताया बॉम्बे और मद्रास में एक ही आया था रैयतवाड़ी सेटलमेंट टॉमस मुनरो का। द गवर्नमेंट
एक्टेड एज द लैंड ऑनर एंड पीजेंट वर्स द सेम टेनेंट हु पेड ए फिक्स। पीजेंट जो थे वो टेनेंट थे, किराए के तरीके से थे, वो टैक्स को पे करते थे, फिक्स था। 1820 के अराउंड 1820-30 के अराउंड ये लॉन्च किया गया था। कहाँ पर? साउथ में, बॉम्बे के से, मद्रास और बॉम्बे में। तो ये रैयतवाड़ी सेटलमेंट। ओके, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपने वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए कॉज ऑफ द 1857 रिवोल्ट रिलेटेड टू ब्रिटिश पॉलिसी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए कॉज ऑफ 1857। 1857 का क्या रिवोल्ट का कॉज था? तो बहुत सारे कॉज थे। इंस्टेंट जो कॉज था वो जो ये अरे काऊ एंड पिग की जो चर्बी मिली हुई थी, बोन डस्ट मिला हुआ था जो उनके राइफल में, वो इमीडिएट कॉज था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का भी कॉज था। राजा को पेंशन नहीं मिल रही थी, उसका कॉज था। उनकी कई सारे कॉज थे, लेकिन हम यहाँ पे कौन से कॉज हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम, यहाँ पर तो ये था, लेकिन ये इतना बड़ा एस्पेक्ट नहीं था। डिसकंटेंट ड्यू टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड इंफेरेंस इन द कल्चरल प्रैक्टिस। अब कल्चरल प्रैक्टिसेस में रिलीजन भी आ जाता है, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन से ज़्यादा राइट है। ओके, सपोर्ट और रूलर ऑटोनॉमी ये भी था, ठीक है। ब्रिटिश नॉन इंटरफेरेंस इन ये वाला नहीं था, ठीक है। तो ए बी सी में सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप डायरेक्ट मुझसे टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से या व्हाट्सअप से जुड़ सकते हो। आप हमें कमेंट करो, मैं कमेंट में आपके डाउट को सॉल्व करूँगा। वीडियोस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड वे में जिस तरह से मैं समझा करके करता हूँ, एक क्वेश्चन से मैं 5 ऑप्शन आपको बताता हूँ, 5 क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो अगर आप 21 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो तो नियर अबाउट आपको 40 to 50 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में दे देता हूँ। और यकीन मानिए इससे बाहर आपको कहीं पर भी नहीं आएगा। तो हमेशा अच्छे तरीके से पेन और कॉपी ले करके आप उसको नोट डाउन करिए और बने रहिए। इस सीरीज में 30 सीरीज आएगा, पूरा सीरीज आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।